मैं कम प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। यू आर एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस सर। वाई आर एस। सर ये कोरोना में मैंने इसके बारे में सुना था और प्रशासन को कार्य करते देखा था, तब मुझे लगा कि मैं आरएस की तैयारी कर सकता हूँ और मेरी जो स्किल है मैं उसको समाज सेवा में ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से, और मेरे में वो क्वालिटीज़ भी हैं जो एक आरएस में होनी चाहिए। तभी मैंने अपने जो आसपास मेरे जो मित्र हैं, जो परिवार में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करी इसके बारे में, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या इसके गुण हैं, दोष हैं, सबके बारे में पता किया, और जब आरएस की वैकेंसी है तब मैं इसकी तैयारी प्रारंभ की है। आरएस में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर एक आरएस को जो है वो डाइवर्स आदमी होना चाहिए। उसको किसी भी यदि डिपार्टमेंट में लगाया जाए तो वो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उसने जो स्किल्स अभी तक ग्रहण की है, जो उसके पास है, उसका वो 100% यूज़ करे। और जो मुख्य जो उद्देश्य है लोक प्रशासन का, जन कल्याण करना, सरकार की योजनाओं को लागू करना, जितने अच्छे से वो कर सके उनको वो अपना दायित्व निभाना चाहिए। आप कौन कौन सी क्वालिटीज ये पाते हैं? आपने शब्द इस्तेमाल करा चाहिए, तो आप अपने आप में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? सर मेरे जो एक अंदर, एक तो टाइम पंक्चुअलिटी मेरे अंदर है। एक मैं बहुत फोकस्ड हूँ, यदि कोई लक्ष्य में डिसाइड करता हूँ तो मैं उसको बिल्कुल फोकस होकर प्राप्त कर लेता हूँ। हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, और अपने जो स्किल्स हैं उनको मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, और जहाँ मुझे मौका मिलेगा और मैं जीवन में उनको प्रयास करूँगा कि उनको डेवलप कर सकूँ। ओके, आपने कहा आप फोकस्ड हैं, आप स्किल को बेहतर यूज कर पाते हैं, तो आपने अपनी 4.5 साल की आपने एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने जॉब की है, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप हमें बताइए कि ऐसा मैंने वहाँ ऐसा प्रयोग किया था। सर कि मैंने अपनी जो जॉब है वो एमएनसी में ही मुख्यतः की है, तो वहाँ जितना मैं अपना 100% दे सकता था वहाँ मैंने दिया है, और वहाँ मुझको जो अवार्ड से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड्स ये सब मुझे मिले हुए हैं वहाँ पर। तब से मैंने अपनी आरएस की तैयारी प्रारंभ की है, और आरएस की तैयारी चूँकि 2021 में वैकेंसी आई थी तब से प्रारंभ की, फिर मेंस दिया, और उसके बाद में अन्य जो अपने गवर्नमेंट एग्जाम है वो देता रहा। तो मुझे अभी तक सार्वजनिक जो सेवा है उसमें इनको डिप्लॉय करने का अभी तक मौका नहीं मिला है सर। सार्वजनिक सेवा में आपको नहीं हुआ, लेकिन फोकस अप्रोच तो आप कहीं भी कर सकते हैं ना। आप अपनी पढ़ाई के टाइम कर सकते हैं, आपने दूसरा जॉब जो था वहाँ पे कर सकते हैं, आप अभी इंटरव्यू देने आए यहाँ पे अभी आप फोकस अप्रोच रख सकते हैं। हर डे टू डे लाइफ के अंदर अपन करते हैं ये। यस सर। तो ऐसा कोई आपको याद नहीं है दृष्टांत कि आपने किया होगा जो आप बोल रहे हैं? सॉरी सर, अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है। आप जो है मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, आपने ईसीई के अंदर जो है बीटेक किया है। यस सर। ये कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, और कम्युनिकेशन की क्या स्टेजेस होती है? सर कम्युनिकेशन है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है उसी को हम कम्युनिकेशन संचार कहते हैं। इसमें मुख्यतः जो है ट्रांसमीटर, इसमें मॉड्यूलेशन और इसमें जो ट्रांजिशंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम कम्युनिकेशन में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, मगर हम यदि मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हम बेस स्टेशन का प्रयोग करते हैं, और एक मेन स्विचिंग जो सेंटर होता है उसका प्रयोग करते हैं किसी भी कॉल को संपर्क करने में या सूचनाओं को आदान प्रदान करने में। ये सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक तकनीक है जिसके अंतर्गत हम जितनी भी हमारे पास बैंडविड्थ होती है उसके पूरे का प्रयोग करते हैं सूचनाओं को भेजने में। इसमें चूंकि कोडेड स्वरूप में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो इसमें लीक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। कोडेड स्वरूप में जाती है तो जो रिसीवर एंड होता है उसमें उसके पास एक्सेस होता है उसको डिकोड करने का, और वो डिकोड करके सूचनाओं को दोबारा प्राप्त कर लेता है। अच्छा, और ये टीडीएमए क्या होती है? सर टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। इसमें जो अपने पास फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ होती है उसको विभिन्न टाइम जो स्लाइसेस है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, और प्रत्येक जो उपभोक्ता होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम अलोकेट किया जाता है, उसी में वो उस बैंडविड्थ का प्रयोग कर सकता है। ओके सर। अभी वेलोर में काम कर रहे हैं या और कहीं काम? सर वो एमएनसी की जॉब तो मैंने छोड़ दी थी आरएस के टाइम पे, और वर्तमान में मैं जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर कार्य कर रहा हूँ। अभी मुझे 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है उस पर कार्य करते। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। यस सर। ठीक है।
तो वेलोर में काम किया था आपने? नहीं सर, वेलोर में काम नहीं किया, ग्रेजुएशन वहाँ से की हुई है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ रहे फिर? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में रहा हूँ। गुड़गांव रहे हैं आप। वेलोर में अगर आप देखो और आपके बूंदी क्षेत्र को देखो, यानी राजस्थान और आपके तमिलनाडु, है ना, दोनों जो राज्य हैं वहाँ के लोगों की सामाजिक समस्याओं में क्या अंतर पाते हैं? सर वहाँ पर जो है, वहाँ शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, इसलिए वहाँ की जो इनकम है लोगों की वो ज्यादा अच्छी है, जबकि राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर बहुत कम है। और यदि मैं अपने बूंदी जिले की ही बात करूं तो हमारी ग्रामीण जो साक्षरता है वो 46% ही है, जबकि जो वेल्लोर तमिलनाडु है वहाँ की ग्रामीण साक्षरता लगभग 75% है। तो एक आय में असमानता है, दोनों में समस्याएं दिखाई देती है। चूंकि आय में असमानता है इसलिए गरीबी और पिछड़ापन भी हम एक समस्या है उनमें मान सकते हैं। तो ये गरीबी पिछड़ापन बूंदी में ज्यादा है? सर बूंदी में भी है और राजस्थान में भी है, दोनों जगह मान सकते हैं, क्योंकि हम यदि गरीबी की रेट राजस्थान की और बूंदी दोनों की देखें तो 29% गरीबी यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, जो कि बूंदी में 34% के आसपास है। आपने 12th किया तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से? यस सर। ये कौन थे बाल गंगाधर तिलक? सर बाल गंगाधर तिलक एक पत्रिका भी निकालते थे, एक पत्रकार भी थे और एक राजनेता के तौर पे भी उनको जाना जाता है। और पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग की थी, जो कि 1895 के लगभग की थी। उन्होंने पत्रिका भी निकाली, मराठा और केसरी। वो पहले ऐसे राजनेता थे जिनको जेल भेजा गया और उन्होंने 1920 में विरोध करते हुए अपना आहुति दी प्राणों की। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य की मांग की है ना, गांधी जी भी स्वराज की बात करते, दोनों का स्वराज समान था या अलग था? सर दोनों का स्वराज में, आप अनुमति दे तो मैं गेस करना चाहूंगा। तो दोनों के स्वराज में ये अंतर मैं मानता हूं कि वो स्वराज में पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, जबकि उसमें वो ये जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित संस्था है उनको चेंज करने की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी कि भारतीयों द्वारा स्थापित की जाए और भारतीय जो नियम है वो उन पर लागू हो। जबकि गांधी जी के द्वारा जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित संस्था है उनमें परिवर्तन की बात नहीं की गई थी। उन्होंने उनका जो अनुमान था, उनका जो अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे हैं वो भारतीय हित में ही है, तो उन्होंने उनके विरोध में बात नहीं की थी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर मैं आपको कहूँ किसानों के लिए आप अपने स्किल्स का उपयोग करो, कुछ बनाना है उनके लिए, तो आप क्या करोगे उसके लिए? सर किसानों के लिए ऐसे वर्तमान में सरकार द्वारा भी बहुत प्रयास किए गए, पोर्टल्स, SMS के थ्रू, एप्स के द्वारा ये भी सुविधाएं दी जा रही है। मगर वर्तमान में जो मेन समस्या है वो है कि उनकी पहुंच अभी तक किसानों तक नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या पोर्टल चलाना है तो आपके लिए उसके इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्तमान में अभी तक भी ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो मैं अपने स्किल्स का प्रयोग करके ऐसे कोई ट्रांस रिसीवर उपस्थित हो सके जो कि जिसमें ज्यादा खर्च भी नहीं हो और ग्रामीणों को सस्ती सुलभ इंटरनेट सेवा प्रदान कर जा सके। आप बूंदी से हैं? यस सर। बूंदी के टूरिज्म में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो आपको लगता है वो राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो सकते हैं लेकिन अब तक वो नहीं हुए? सर इसमें एक तो बूंदी का जो तारागढ़ किला है वो फेमस हो सकता है, क्योंकि तारागढ़ का नाम लिया जाता है तो सभी का ध्यान अजमेर के तारागढ़ की ओर ही जाता है, जबकि बूंदी का तारागढ़ बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी है, वो भी फेमस हो सकती है, क्योंकि बावड़ी की बात करते हैं तो गुजरात की बावड़ी जो है उसको ही फेमस माना जाता है। तो ये दो मुख्य स्थान है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जा सकती है। बूंदी को जिला कब बनाया गया अलग? सर बूंदी वास्तव में शुरू से ही एक जिला रहा है और इससे तोड़कर कोटा जरूर बनाया गया है। बूंदी से तोड़कर कोटा बनाया गया? यस सर, 1274 ईस्वी में बनाया गया था, अलग रियासत इसको बनाई गई थी। मैं स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ, बूंदी जब जिला बना तब। सर बूंदी पहले से जिला था या बाद में बनाया? सर पहले रियासत था, जिला इसको 1948 में बनाया गया था, 25 मार्च 1948 ईस्वी को। ठीक है। आपने बीटेक किया है? यस। बीटेक और बीई क्या फर्क होता है दोनों में? सर बीई जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें मुख्य अंतर यह है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि बीटेक में जो है उसके प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बीई का जो सिलेबस है वो समय के साथ तुरंत नहीं बदलता, जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बीटेक में वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो अब आजकल अब लगभग हर इंस्टीट्यूट बीटेक ही देता है? सर बीई भी संस्थान करा रहे हैं, वर्तमान में राजस्थान में 140 ऐसे कॉलेज है जो बीई भी करवाते हैं। गुड। अभी हमने नई संसद का उद्घाटन किया। यस सर। आवश्यकता थी नई संसद की, हमें नए संसद भवन की? सर
जैसे कि वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं उनको हटा के हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करें या एक नई संस्थाएं स्थापित करें, एक ये भी कारण है। और दूसरा ये है कि उसमें जो बैठक क्षमता है वो वर्तमान में कम है। जैसे कि भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही, तो फ्यूचर में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो उनके बैठने की व्यवस्था के लिए भी एक बड़े संसद हॉल की आवश्यकता है। तो सही है सर। तो ऐसे तो जैसा कि आपने कहा कि भाई जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे बाहर आना है, तो फिर तो राष्ट्रपति भवन को बदल दिया जाना चाहिए। सर यदि ये आवश्यकता पड़ती है और लगता है केंद्र सरकार को, तो शायद वो परिवर्तन भी कर सकते हैं। 2026 में परिसीमन होने वाला है, सर नई सीटें बढ़ेगी, इसमें साउथ के राज्यों को आपत्ति है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो सीटों का निर्धारण वो किस हिसाब से किया जाए? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से अगर किया जाएगा, और जाहिर सी बात है जनसंख्या को मद्देनजर रखा जाएगा और बहुत बड़ा रोल अदा करेगी जनसंख्या, ठीक है, तो क्या उपाय है कि दक्षिण के राज्यों को भी संतुष्ट किया जा सकता है? सर जैसे कि जैसे वित्त जो आयोग होते हैं उसमें जो फॉर्मूला अपनाया जाता है उसमें जनसंख्या को तो एक भारांश दिया जाता है जो कि ज्यादा होता है, मगर इसके अलावा जो जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट में आगे हैं और जो बाकी अन्य भी उसके पैरामीटर है उस पर भी देखा जाता है, जिसमें साउथ के जो राज्य हैं अच्छा स्कोर करते हैं, जबकि जो पॉपुलेशन है उसमें उत्तर भारत वाले स्कोर ज्यादा अच्छा करते हैं। तो एक ऐसा कोई फॉर्मूला डिसाइड किया जा सकता है जिसमें साउथ वालों को भी प्रतिनिधित्व अच्छा मिल सके और नॉर्थ वाले भी उसमें निराश ना हो। गुड। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में कई योजनाएं चलाई है, आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है? सर अभी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो करंट में चल भी रही है और उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये आपको सबसे बेहतर लगी? सर वर्तमान में तो मेरे को ये लगता है एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अच्छा, तो कई लोग ये कहते हैं कि फ्री में मोबाइल देना, सरकार फालतू में राजकोष पर इतना बर्डन डाल रही है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग आजकल हर व्यक्ति, हर परिवार में एक फोन तो है ही है, तो कहाँ आवश्यकता है फोन देने की? सर फोन तो है, मगर उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो है वो वित्तीय समावेशन जो गांवों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है, जो कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 3 साल तक इंटरनेट या टॉक टाइम ये सब फ्री किए हैं, तो जो वित्तीय समावेशन है गांव तक पहुंच पाएगा। उसमें गांव की जो महिलाएं हैं जो नरेगा में काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, वो भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो एक डिजिटल साक्षरता है, बेसिक ज्ञान है, वो भी उनके पहुंच पाएगा। प्रकाश प्रदूषण की एक अवधारणा आजकल चर्चा में है, क्या होता है प्रकाश प्रदूषण? सर आप अनुमति दे तो मैं सर जो फोटो पोल्यूशन होता है उसमें मुख्यतः जो मुख्यतः शहरों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये जो फोटो जो पोल्यूशन है मुख्यतः रात में शाम के बाद देखने को मिलता है। इसमें इतना ज्यादा प्रकाश रहता है कि इसकी वजह से जो आसमान है वो दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। इसकी वजह से ट्रैफिक समस्याएं उत्पन्न होती है, और जो ये हवाई जहाज हैं या जो हेलीकॉप्टर जो नीचे विमान उड़ाए जाते हैं उनको एक समस्या रहती है देखने में और धुंधला दिखाई देता है, तो एक समस्या है सर, पोल्यूशन है। आपने अपनी हॉबी लिखी है गार्डनिंग। यस सर। अगर राजस्थान की जो जमीन है देखा जाए, आप ये समझिए बलुई मिट्टी को ले लीजिए, बलुई मिट्टी यदि मेरे घर में है और मुझे कुछ पौधे उगाने हैं और जो जल्दी से उग जाए और सर्वाइव कर जाए, तो आप कौन कौन से पौधों को सजेस्ट करेंगे? सर उसमें मुख्यतः जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसे कि खिजड़ी है, खिजड़ी बड़ा हो जाता है, नागफनी आप ले सकते हो, और इसके अलावा ग्वारपाटा है, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, उनको आप अपने घर में उगा सकते हैं। उसके अलावा और सर सुंदर भी तो दिखना चाहिए सर, कैक्टस है, और कैक्टस रहने से सुंदर नहीं लगेगा सर। ऐसे छोटे प्लांट्स के बारे में कौन पता नहीं सर, इतना पता नहीं छोटे प्लांट्स के बारे में। ठीक है सर, प्लीज। अभी आप एकीकरण की बात कर रहे थे, तो जब बूंदी का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें और कितनी रियासतें थी और ये कौन से चरण में हुआ था? सर ये द्वितीय चरण में हुआ था और इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी? सर इसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, एक शाहपुरा। अच्छा, इनमें से कौन सी रियासत है जो अभी भी जिला नहीं बनी है? सर इसमें किशनगढ़ जो है अभी भी जिला नहीं बनी है। बूंदी के जो राजा थे उनमें से जो है आपको कौन से राजा है जो आप इतिहास में पढ़ते हो जिनसे आप प्रभावित हो, या मैं आपको ये पूछूंगा कौन से राजा आपको अच्छे लगते हैं?
सर ऐसे तो सभी राजाओं ने अपने बूंदी के इतिहास में योगदान दिया है, वीरता हो चाहे कुछ शौर्य हो, पेंटिंग्स हो। उसमें मुझे जो उमेश सिंह जी हैं वो अच्छे लगते हैं। उन्होंने बूंदी चित्रशाला का निर्माण करवाया और बूंदी में जो ऐसे बहुत प्राकृतिक स्थल है उनका भी निर्माण उनके द्वारा किया गया है। युद्ध स्तर की बात करें तो युद्ध भी उनके द्वारा लड़े गए और प्राकृतिक चाहे स्थापत्य हो सभी में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जो बूंदी में जो चित्रकला का जो विकास हुआ है वो किसके समय हुआ है? सर ये उमेश सिंह जी के समय स्वर्ण काल पे थी। ऐसे शत्रुसाल जी जो थे उन्होंने रंगमाला का निर्माण करवाया था, उसके बाद उमेश सिंह जी है उन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया है। ठीक है, ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू।